गुड मॉर्निंग। मैं श्रीवास सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस अकेडमी पटना। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला किया है कि एससी को आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसके कारण पूरा देशव्यापी प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ। चलिए इस बातों को हम लोग समझते हैं कि आखिर ये उपवर्गीकरण होता क्या है। क्रीमी लेयर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कहा है, तो उस क्रीमी लेयर को भी समझेंगे। चलिए इस पर हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, पहले हम लोग मुख्य बातों को समझ जाते हैं, उसके बाद इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया है। उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया है, इसको अभी हम समझाने वाले हैं आपको कि उपवर्गीकरण होता क्या है। पहले बातों को समझ जाते हैं हम लोग। फैसले से राज्यों को आरक्षण पर अपने हिसाब से कानून बनाने का मौका मिलेगा। यानी जितने भी राज्य जो होंगे वो सरकारी नौकरी के लिए जितने भी वैकेंसी निकालेंगे उसमें राज्य एससी में उपवर्गीकरण करके अपने तरीका से वो कानून बना सकता है। इससे अब तक पूरी तरह हाशिए पर रहे समूह का व्यापक फायदा मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। वही देखते हैं 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण को समानता के अधिकार का उल्लंघन कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में फैसला किया था ईवी चिनैया मामले में कि एससी एसटी मामले में उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं इन मुख्य बात को समझकर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक संवैधानिक पीठ में फैसला किया है कि राज्य को अधिकार है कि सरकारी नौकरी, सरकारी वैकेंसी जब निकाले तो एससी को आरक्षण देने के लिए उपवर्गीकरण कर सकता है। ऐसा राज्य को अधिकार दिया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है क्या कि राज्य को यह अधिकार है कि एससी में ही कौन अत्यंत पिछड़ा है, कौन सामाजिक और आर्थिक रूप से इस कैटेगरी में अत्यंत पिछड़ा है, उसका पहचान कीजिए और आरक्षण का लाभ उन तक अधिक से अधिक पहुंचाकर समता मूलक समाज का निर्माण करने का काम करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट 2004 में एक फैसला भी दे चुका है इस मामले में। ईवी चिनैया मामले में उसने कहा था क्या, वो 5 जजों का संविधान पीठ था 2004 वाला में। उसमें कहा गया था कि एससी एसटी में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी हाल ही में जो फैसला किया गया है वो 7 जजों का संविधान पीठ ने किया है और कहा कि एससी एसटी में उपवर्गीकरण लाया जा सकता है, ये सरकार का अधिकार है। अब क्रीमी लेयर पर भी जोर दिया गया है। तो हम लोग अभी समझेंगे उपवर्गीकरण होता क्या है, अब क्रीमी लेयर होता क्या है। ठीक है, समझते हैं। चलिए उपवर्गीकरण पहले हम लोग समझते हैं। उपवर्गीकरण यानी एससी में, ये एससी है, इसमें करना है क्या, उपवर्गीकरण। तो उपवर्गीकरण का मतलब होता क्या है कि एससी हुआ, इसमें बहुत सारा जाति का समूह होगा। ये तो अपने आप में बहुत सारे जाति का समूह है। तो किसी जाति विशेष का नाम लिए बिना हम कर देते हैं, ए जाति का एक होगा, एक बी जाति का होगा, एक सी जाति का होगा, एक सी जाति का होगा और एक डी जाति का। मान लिया एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लिया एक डी जाति का होगा। ऐसा हो सकता है कि रिजर्वेशन के लिए 100 सीट निकला, 20 सीट मान लीजिए या 12 सीट, 15 सीट मान लेते हैं। 15 सीट इनके लिए एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया। कितना, तो 15 सीट। 100 सीट निकला था टोटल वैकेंसी, अब 15 सीट रिजर्व कर दिया गया। ये 15 सीट अब ए बी सी डी सभी के लिए बराबर है कि जो चाहे ये 15 सीट में हिस्सेदारी बराबर ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है क्या कि हो सकता है एससी में ए जाति है, तुलनात्मक रूप से, मतलब बाहर से जनरल से तुलना नहीं कर रहे हैं, इन्हीं 4 जाति में से तुलनात्मक रूप से ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो, इसका डेवलपमेंट क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो। इसके तुलना में इसका डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो, मतलब सबसे अधिक ये है, उसके बाद ये है, इसका डेवलपमेंट बहुत ही कम है और इसका डेवलपमेंट एकदम न के बराबर हुआ, यानी न के बराबर हुआ। तो आप देख सकते हैं 15 सीट तो निकला एससी के लिए, ए जाति अधिक डेवलप है,
बी जाति तुलनात्मक रूप से कम डेवलप है, सी तुलनात्मक रूप से और कम डेवलप है, डी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर होगा क्या, जो 15 सीट निकला है उसका सबसे अधिक फायदा कौन उठाएगा? निश्चित है जो सबसे अधिक डेवलप है सामाजिक और आर्थिक रूप से। तुलनात्मक रूप से हम फिर से बोल रहे हैं, तुलनात्मक रूप से हम तुलना कर रहे हैं, बाहरी जनरल से तुलना नहीं कर रहे हैं। तो इन चारों में ये 15 सीट का सबसे अधिक फायदा यही उठा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें इस कैटेगरी में आने वाले लोग का जो बेटा बेटी होगा, उनके पिता जज होंगे, IAS होंगे, जो अच्छा पढ़ाई कर सकता है ना, सभी फैसिलिटी इसके पास होगा इस जाति में। तो ये अधिक से अधिक फैसला अधिक से अधिक इसका लाभ उठा पाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि 15 सीट में से मान लीजिए 10 सीट यही ले गया, 2 सीट ये ले गया, चाहे 3 सीट ये ले गया, बाकी 1 सीट ये ले गया, और चाहे 2 सीट ये ले गया और इसको कुछ मिला ही नहीं मान लीजिए, और इसको 0 सीट मिला। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे अधिक सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है ना। एक का घर वाला IAS है, जज है, एक का घर वाला क्या है, अभी भी बाहर खेत में रहता है, खलिहान में रहता है, या फिर छोटा मोटा काम करता है, और उसका बच्चा लोग है। तो निश्चित है कि इसको ये फायदा कम से कम उठा पाएगा। उसका बराबर मौका, सबको बराबर है 15% उठाने का, लेकिन इसके पास सुविधा अधिक है, तो ये ज़्यादा उठा पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे में तो ये डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जो पिछड़ा है वो तो पिछड़ा ही रह जाएगा, ये भी तुलनात्मक रूप से पिछड़ा रहेगा, ये अगला जो है और आगे बढ़ते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा, और अंत में क्या हो जाएगा कि इन्हीं SC समुदाय में ही एक या दो जाति प्रभु जाति बन जाएगा, यानी डोमिनेंट कास्ट बन जाएगा। कि सारा का सारा रिजर्वेशन का फायदा SC के नाम पर यही जाति ले जा रहा है, और बाकी सब जाति यूं ही रह जाएगा, इस आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या कि इनका आप गणना कीजिए, राज्य का अधिकार है कि इसका वर्गीकरण कीजिए, मतलब कि इसका क्या करना है कि इसका जनसंख्या निकालना, इसका जनसंख्या, इसका जनसंख्या और इसका जनसंख्या, और इसमें कितना लोग पिछड़ा है, मतलब कौन जाति अधिक पिछड़ा है, और उसमें फिर 15% का बंटवारा होगा। तो मान लीजिए कि जैसे कि ये जाति जो था A था, इसको फिर से मिटा के करते हैं, ये समझ गए यहाँ तक। मान लीजिए कि ये ज़्यादा डेवलप है, जैसा कि ये ज़्यादा डेवलप है, ये तुलनात्मक रूप से कम डेवलप है, ये तुलनात्मक रूप से और कम डेवलप है, और ये एकदम तुलनात्मक रूप से बहुत डेवलपमेंट इसका हुआ ही नहीं। तब कोशिश करना है कि 15 सीट में से क्या करना है कि 10 सीट इसके लिए रिजर्व कर देना है। अब 15 में ही इसका बंटवारा होगा, है ना। पहले सब 15 सबके लिए बराबर था, अब 15 में बराबर नहीं होगा। 15 में 10 सीट इसके लिए जाएगा, मान लीजिए 10 सीट इसके लिए गया, 4 सीट इसके लिए गया, 1 सीट इसके लिए गया, या फिर 10 नहीं, इसको 9 ही कर लेते हैं, समझने के लिए कर रहे हैं हम लोग। इसको मान लीजिए 8 सीट कर लेते हैं, 8 सीट इसको गया, 4 सीट इसको गया, 3 सीट इसको, 1 सीट इसको, 1 सीट इसको। इस तरह से कुछ बंटवारा किया जा सकता है, मतलब ताकि क्या हो जाए कि समता मूलक विकास हो। जो सबसे पिछड़ा है उसको सबसे अधिक बेनिफिट, उससे कम वाला को थोड़ा कम, उससे कम वाला को सबसे, और जो सबसे अधिक आगे है उसको रिजर्वेशन का फायदा कम से कम दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसका डेवलपमेंट हो चुका है। रिजर्वेशन को कम नहीं करना है, 15% जो रिजर्वेशन जो भी SC के लिए तय किया गया उसको कम नहीं करना है, जो मिलना है वही मिलेगा, लेकिन अब बंटवारा वर्गीकरण इसका किया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिगर के द्वारा, जैसे समझाते हैं इसको इरेज करते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं उपवर्गीकरण को समझ ही नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि ये है एक झरना टाइप का है ना, झरना में क्या रहता है, बहुत सारा होल टाइप का रहता है, बहुत सारा होल रहता है, उससे पानी गिरता है, ठीक है ना। नीचे मान लीजिए एक आदमी खड़ा है, अपना ड्रम लेके भरना है, यहाँ भी एक आदमी खड़ा है अपना ड्रम लेके, 2 आदमी खड़ा है अपना ड्रम लेके उसको भरना है, यहाँ पे 3 आदमी खड़ा है अपना ड्रम उसको भरना है, और यहाँ 4 आदमी खड़ा है अपना ड्रम उसको भरना है। इसको A जाति मान लेते हैं, इसको B जाति मान लेते हैं, इसको C जाति मान लेते हैं, इसको D जाति मान लेते हैं, और सब के सब SC में ही है, SC में ही सब के सब है, सभी जाति है।
अब इसमें आरक्षण का पानी आया, आरक्षण का इसमें क्या हुआ, पानी आया। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये छेद क्या है, थोड़ा भरा हुआ है। भरा हुआ मतलब छेद प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, पानी इससे नहीं टपक रहा है, लेकिन ये छेद है बढ़िया काम कर रहा है, तो पानी आराम से टप 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 पानी गिर रहा है और इसका ड्रम भी भर रहा है। ठीक है, ये छेद थोड़ा रिस्क के पानी आता है, तो चलिए फिर भी कुछ कुछ पानी इसको गिर जा रहा है। इसमें एकदम कम पानी गिरता है, ये भी जाम है, एकदम कम कम पानी गिर रहा है और करते करते इसका ड्रम भर रहा है और इसमें पानी गिर ही नहीं रहा, कुछ पानी गिर ही नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए दो चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका पानी लगातार गिर रहा है, लेकिन जनसंख्या भी इस कैटेगरी में जनसंख्या भी कम है, ये डेवलप ज्यादा होगा, सबका पानी यही ले जाएगा, भले बराबर बराबर सबका छेद है, लेकिन पानी सबका यही ले जाएगा क्योंकि ये लोग का पानी बंद है। इसके बाद ये ले जाएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इसमें सबसे घाटा किसको होगा, इस कैटेगरी वाला घाटा सबसे अधिक होगा। संख्या में जनसंख्या भी यहीं पर अधिक है, पानी भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे जनसंख्या भी कम है, पानी भी मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहना है कि सबका नल को साफ करो, जो सबका नल है उसका साफ करो। उसके बाद देखो तो सबको पानी बराबर बराबर मिलना पड़ेगा। उसके बाद देखो कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो ड्रम का भी साइज बड़ा है, बराबर बराबर है। अब तो ड्रम का साइज भी बड़ा छोटा करो। यहाँ पर 4 लोग हैं, यहाँ पर 1 लोग है, लेकिन ड्रम का साइज बराबर है। अगर सब नल खोल भी देंगे तब बराबर बराबर पानी मिलेगा, लेकिन डेवलपमेंट के आधार पर देखें, जनसंख्या के आधार पर देखें तो ज्यादा डेवलप है, जनसंख्या भी कम, डेवलपमेंट भी अधिक। यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक, डेवलपमेंट भी कम। पानी अधिक किसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए। बस सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाहता है कि सबका नल को साफ करो, ड्रम का आकार को बड़ा करो जनसंख्या के आधार पर, ताकि सबको समतामूलक जो समाज का निर्माण हो सके, उसमें भागीदारी, हिस्सेदारी मिल सके। बस यही उपवर्गीकरण था जिसको हम समझाने का प्रयास किए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट, इस बार सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों का संविधान पीठ निर्णय दिया है कि राज्य को यह अधिकार है कि सरकारी नौकरी जब निकलेगा तो उसका वैकेंसी जब वैकेंसी के लिए जब आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, एससी में उपवर्गीकरण राज्य कर सकता है, वो राज्य का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनमें से अधिकतर का यह भी मानना था कि इसमें क्रीमी लेयर भी लाया जाए। क्रीमी लेयर जो अभी ओबीसी पर ही सिर्फ अभी लागू होता है, यानी अदर बैकवर्ड क्लास पर ही क्रीमी लेयर लागू होता है। तो क्रीमी लेयर क्या होता है, चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर समझाते हैं, बस नॉर्मल सा बात है, इस सबको समझना चाहिए, कम से कम स्टूडेंट को तो समझना ही चाहिए। क्रीमी लेयर एक क्रीमी लेयर होता है, एक नन क्रीमी लेयर होता है। नन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो क्रीमी लेयर में वो सभी लोग आते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर में वो सभी लोग आएंगे जो कि संवैधानिक पद पर आसीन हो। सबसे पहला क्या हो जाएगा, संवैधानिक पद पर आसीन हो। संवैधानिक पद पर आसीन हो, जैसे क्या हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, कैग हो सकता है ना। लिख देते एग्जाम्पल भी देते, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पहले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग, जज, ये सब और भी जो होते हैं, तो ये क्रीमी लेयर में आएंगे, यानी ओबीसी में तुलनात्मक रूप से इनको कम लाभ मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो राज्य सरकार में ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल का नौकरी करते हैं, ठीक है, वो सब जैसे प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, सेना का अगर देखा जाए तो सेना का अधिकारी है, अर्ध सेना में कर्नल के ऊपर रैंक के हैं, बैंक के अधिकारी हैं, पीएसयू बीमा कंपनी के अधिकारी हैं, ये सब क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है ना, यानी कि ग्रुप ए और बी लेवल का अगर नौकरी वो कर रहे हैं तो। तीसरा क्या है, इनकम के आधार पर, यानी 8 लाख से जिनका इनकम अधिक हो, 8 लाख से अधिक इनकम हो तो क्या कहलाएंगे, क्रीमी लेयर। तो जो लोग इसके अंतर्गत आएंगे
उनको ओबीसी का लाभ तुलनात्मक रूप से कम मिलेगा। अब बाकी जो बचे वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। इसके अलावा जो बचे जिनका इनकम अधिक नहीं है, जो सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर नहीं है ना, तो वो नॉन क्रीमी लेयर आएगा जिसका इनकम 8 लाख से अधिक नहीं है, तो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, नॉन क्रीमी लेयर में आएगा और उसे आरक्षण का लाभ, ओबीसी में जो आरक्षण का लाभ है तुलनात्मक रूप से अधिक मिलेगा, तो क्रीमी लेयर है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ओबीसी में तो अभी तक लागू था, अब उसको एससी में भी लागू करो। यानी एससी में देखो कौन डेवलप कर गया, कौन जाति, एससी में भी ए बी सी डी बहुत सारी जाति है, उसमें कौन जाति अधिक डेवलप कर गया है, इसी आधार पर चेक किया जाए। हो सकता है कोई एससी कैटेगरी के हो लेकिन वो राष्ट्रपति बने हुए हों, एससी कैटेगरी के हों, राज्यपाल बने हुए हों, तो क्या एक राज्यपाल, एक राष्ट्रपति, एक जज, एक सीएजी का तुलना, वो भी एससी में ही है, का तुलना क्या अभी भी उन दलितों से किया जा सकता है क्या, जो आज भी बहुत ही कठिन जीवन यापन कर रहे हैं और सामाजिक और आर्थिक जो बाधा है, जो वंचना है, उसका शिकार है। तुलना तो नहीं किया जा सकता है। तो आरक्षण का लाभ सबसे अधिक पहले किसको मिलना चाहिए? उन दबे कुचले लोगों को मिलना चाहिए जो आगे बढ़ चुके हैं, तुलनात्मक रूप से उनको कम मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला किया है कि 0% किसी को नहीं किया जाएगा, यानी उपवर्गीकरण जब किया जाएगा तो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक ही वर्ग को 100% दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो आगे क्या है उसको भी समझते हैं हम लोग कि राज्य को वर्गीकरण करते समय आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराना होगा कि अमुक जाति किसी ज्यादा से पीछे कैसे है। यानी कि राज्य जब बताएगा कि एससी में ए बी सी और डी जाति जो है, ये जाति को अधिक आरक्षण, यानी ये जाति अधिक पिछड़ा क्यों है, ये जाति अधिक पिछड़ा क्यों है, ये सबसे अधिक अगड़ा क्यों है ना, ये जाति सबसे अगड़ा क्यों है, ये सबसे पिछड़ा क्यों है, और इनका जब विकास हुआ ही नहीं, ये आंकड़े का आधार पर बताना पड़ेगा, मौखिक रूप से नहीं है कि हाँ भाई इस जाति को सबसे कम कर दो, इस जाति को सबसे अधिक कर दो, नहीं, आंकड़ा बताना पड़ेगा। सब जाति का आंकड़ा इकट्ठा करके बताना पड़ेगा कि हर एक जाति में अगड़ा कितना % है ना, और सबसे अधिक पिछड़ा कौन है। ये कैसे होगा? तो आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराना पड़ेगा कोर्ट में जाकर कि किसी जाति को अगर हम अधिक रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इनमें से किसी जाति को उपवर्गीकरण करने के दौरान कम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। मनवाना नहीं होगा, इसको आंकड़ा के आधार पर प्रूफ करना पड़ेगा। और ऐसा अगर मनमाना राज्य करता है राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, तो क्या होगा, तब राज्य के फैसले को कोर्ट में समीक्षा के लिए पेश किया जा सकता है। हो सकता है पॉलिटिक्स में क्या होता है, किसी जाति विशेष का संख्या अधिक है, उसका डेवलपमेंट भी अधिक है, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में उसको अधिक बेनिफिट दे देते। तो अगर ऐसा होगा तो राज्य का उस फैसले को क्या होगा कि कोर्ट में समीक्षा के लिए पेश किया जा सकता है। अब कोर्ट देखेगा कि राज्य जो फैसला किया है वो गलत किया है या सही किया है। क्लियर है यहाँ तक? आगे भी देखते हैं कि पहले भी कुछ प्रयास किया जा चुका है कि एससी में उपवर्गीकरण किया जाए। जैसे देखते हैं कि 2000 में, सन 2000 में आंध्रा में 57 एससी जातियों का उप समूह में पुनर्गठन किया गया था। बस पुनर्गठन करने का, उपवर्गीकरण करने का आधार यही है कि तुलनात्मक रूप से जो पीछे है उसको ज़्यादा रिजर्वेशन मिले, तुलनात्मक रूप से जो आगे है उसको कम रिजर्वेशन मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। दूसरा, बिहार में महादलित आयोग का गठन किया। एससी में ही जो सबसे पिछड़ा एससी में भी उसको महादलित घोषित किया गया और उसको रिजर्वेशन का अधिक से अधिक फायदा दिया जा रहा है, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी समाज के मुख्य धारा में लाया जा सके, है ना। समाज आर्थिक जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को कम किया जा सके। तीसरा देखते हैं, ये बिहार तो याद ही रखिएगा, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2007 में और 2009 में तमिलनाडु में एससी कोटे में अरुंधतिया को 3% कोटा दिया गया था। मतलब एससी में ही कोटा कर दिया गया। कोटा में कोटा, यानी जितना है कोटा में दिया गया उसका फिर बंटवारा हो गया, यानी कोटा में कोटा तय कर दिया गया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पिछड़ापन के आधार पर।
तो बस यही था, यह मैटर था। सुप्रीम कोर्ट यही चाहता है, और बाकी तो राजनीति जो होना है वो तो हो ही रहा है ना। राजनीति में कभी लोग नहीं चाहेगा कि लोग आपस में ही अपना अपना अधिकार के लिए लड़े। जैसे एससी में ही लोग एससी में बहुत सारी जाति हैं तो वो आपस में ही अपने अधिकार के लिए लड़े, जिससे क्या होगा, राजनीति वोट बैंक कुछ और पहुँच सकता है। खैर, लोकतंत्र है, सबका अपना विचार रखने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।